ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 71 समय पर पुरस्कार। कार्य हॉकी की मूल बातें सीखें। केन बुनशोकु प्लस बुसोशोकु। समय सीमा 2 वर्ष। स्थिति पूर्ण। पुरस्कार 10.0 हॉकी अंक प्लस 2.0 निःशुल्क विशेषता अंक। नोटिफिकेशन देखकर ब्लेज बहुत खुश हुआ। इनाम बिल्कुल सही समय पर आया, ठीक उसी समय जब वो खोया हुआ महसूस कर रहा था। इनाम स्वीकार करते हुए उसने अपना स्टेटस पैनल चेक किया। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 41.2। शैतान फल क्षमता 36.4। हकी 15.3। भंडारण में आइटम कोई नहीं। निःशुल्क विशेषता बिंदु 2.0। जैसे ही उसने इनाम स्वीकार किया, उसके आध्यात्मिक स्तर में बदलाव आया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में थोड़ा सुधार हुआ और हकी के बारे में उसके कुछ संदेह खुद ही सुलझ गए। अद्भुत। ब्लेज ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे लगा कि वो हकी पर नियंत्रण कर रहा है। हकी विशेषता बिंदु उसके हकी नियंत्रण रिजर्व को बेहतर बनाता है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत करता है, लेकिन ये उसे तकनीकों को अनलॉक करने में मदद नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, वो अपने हकी पॉइंट को बढ़ाकर अपने अवलोकन हकी के साथ भविष्य नहीं देख सकता। वो उन्हें केवल प्रशिक्षण के साथ ही समझ सकता है। ब्लेज ने फिर अपने विशेषता पैनल की जांच की। उसकी हकी विशेषता 5.3 फीट अंक से बढ़कर 15.3 फीट अंक हो गई थी। हाँ, पुरस्कार स्वीकार करने से पहले उसके पास 5.3 हकी अंक थे। 10 फीट हकी पॉइंट का अचानक इनाम सही समय पर आया। इससे उसे मैग्नस से हकी की कुछ उन्नत अवधारणाएं सीखने में आसानी होगी। अगले दिन, तुमने ये कैसे किया? मैग्नस ने चकित भाव से पूछा। ब्लेज को अपनी हकी को नियंत्रित करते देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ एक दिन में ही उसका हकी नियंत्रण एक पायदान ऊपर चला गया। यह कैसे संभव है? मैग्नस ने दिमाग खपाया, लेकिन जवाब नहीं पा सका। उसने आखिरकार आह भरी। मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूं। ब्लेज ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ अपना सिर खुजाया और बेखबर नजर आया। मैग्नस ने आगे कुछ नहीं पूछा। तुमने कहा था कि तुम यहां सिर्फ 15 दिन और रह सकते हो, है ना? हाँ, इतने कम समय में सभी तकनीकों को सीखना पर्याप्त नहीं है। आप उन्हें समझ सकते हैं और भविष्य में अभ्यास कर सकते हैं। चलिए आर्मामेंट हकी से शुरू करते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि अपने हथियारों को हकी से कैसे कोड करना है, लेकिन आप उन्हें पूरी तरह से नहीं समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक अच्छा हकी उपयोगकर्ता जानता होगा कि उसे अपनी भुजाओं पर कितनी हकी लगानी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आर्मामेंट हकी व्यक्ति की हकी को तेजी से खत्म कर देता है। ये कहते हुए मैग्नस ने अपनी बाह उठाई और उस पर हकी का लेप लगा दिया, जबकि उसकी दाहिनी मुट्ठी गहरे भूरे रंग की हो गई। मेरी मुट्ठी को ध्यान से देखो। ब्लेज ने अपने अवलोकन हकी के साथ देखा कि मैग्नस अपनी मुट्ठी में और अधिक हकी लगा रहा है। उसकी भुजाएं और भी काली हो गई और जल्द ही गहरे बैंगनी रंग में बदल गई। अगले ही पल बैंगनी रंग की चापें उसकी मुट्ठी के चारों ओर बिजली की तरह चमक उठीं। ब्लेज को हैरानी इस बात से हुई कि उसकी बाह के चारों ओर हकी की कितनी बड़ी मात्रा इकट्ठी हो गई थी। यह बहुत ही प्रभावशाली थी। उसे पूरा यकीन था कि उस मुट्ठी का एक ही वार उसे जमीन पर गिरा देगा। मुझे अभी बहुत दूर जाना है। मैग्नस यहीं नहीं रुके। उन्होंने उन्हें आर्मामेंट हकी के विभिन्न उन्नत अनुप्रयोगों जैसे उत्सर्जन और आंतरिक विनाश के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। ब्लेज ने ध्यान से सुना और शब्दों को अपने दिमाग में अंकित कर लिया। आर्मामेंट हकी के बारे में समझाने के बाद मैग्नस ने ऑब्जर्वेशन हकी और फिर कॉन्करर हकी की ओर रुख किया और 15 दिन बीत गए। ब्लेज ने मैग्नस से हकी के उन्नत रूपों के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उन्हें अभ्यास करने और उनमें महारत हासिल करने के लिए समय चाहिए। हकी के मामले में वो अभी भी एक नौसिखिया है। फिर भी वो वही व्यक्ति नहीं है जो 2.5 महीने पहले इस द्वीप पर आया था। वो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो गया है, जबकि उसकी ताकत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। ब्लेज आज द्वीप छोड़ने की योजना बना रहा है। उसे ड्यूटी पर रिपोर्ट करने से पहले अभी भी 15 दिन बाकी है, लेकिन वो कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर आराम करना चाहता है। वो लगातार बिना किसी आराम के कुछ न कुछ करते रहते हैं। वन पीस की दुनिया में आए उन्हें 2 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया। ब्लेज ने द्वीप से प्रस्थान करने से पहले मैग्नस को अलविदा कहा। वो जानता था कि बूढ़े मैग्नस के पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन वो अपना समय पूरा होने से पहले जरूर वापस आएगा। विदा के तोहफे के तौर पर मैग्नस ने उसे एक छोटी नोटबुक दी। मैंने हकी के बारे में जो कुछ भी जानता हूं उसकी कॉपी कर ली है। अगर भविष्य में तुम्हें कोई चुनौती आए तो तुम उसे देख सकते हो। नोटबुक स्वीकार करते हुए ब्लेज जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक वो रुक गया और मैग्नस की ओर देखते हुए बोला, इस बार मैं निश्चित रूप से दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी का खिताब हासिल करूंगा। उसके बाद मैं फिर आपसे मिलने आऊंगा। ये कहते हुए ब्लेज हवा में ऊंची छलांग लगाई और जल्द ही
मैग्नस की नजरों से ओझल हो गया। उसकी बात सुनकर मैग्नस ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि उसका लक्ष्य कितना कठिन है, ये आसान नहीं होगा। फिर भी उसे विश्वास है कि ब्लेज ये कर सकता है, क्योंकि उसने उसे अपनी आंखों से चमत्कार करते देखा है। वो हमेशा से जानता था कि ब्लेज कोई साधारण आदमी नहीं है। मुझे विश्वास है, मेरा समय समाप्त होने से पहले हम फिर मिलेंगे। वहां से निकलने के बाद ब्लेज निकटतम मानव से द्वीप पर गया और वहां से वो एक व्यापारी जहाज पर सवार हुआ जो रेड लाइन की ओर जाता था, जो ईस्ट ब्लू और ग्रैंड लाइन को अलग करती है। यात्रा धीमी और आरामदायक थी, क्योंकि जहाज गंतव्य की ओर बढ़ने से पहले विभिन्न द्वीपों पर रुकता था। रेड लाइन तक पहुंचने में उसे 10 दिन लगे। वहां से ब्लेज रेड लाइन पार कर लोगेटाउन पहुंचे, जो रिवर्स माउंटेन से कुछ किलोमीटर दूर है। ब्लेज शुरुआत और अंत के शहर में जाने का मौका कैसे छोड़ सकता था? आखिरकार ये समुद्री डाकू राजा रोजर का गृहनगर है और यही उसे मौत के घाट उतारा गया था। इसके अलावा उसे लॉकडाउन मरीन बेस से कार्यभार संभालना था। रेजिस भी शहर में उसका इंतजार कर रहा था। अध्याय 72 लोगेटाउन। वर्ष 1511 है। अभी केवल 15 दिन ही बीते हैं। आकाश बादल रहित और नीला था और लॉकडाउन में गर्म धूप चमक रही थी। तापमान बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि कभी कभी समुद्री हवाएं जलवायु को नियंत्रण में रखती थी। ब्लेज ने लॉकडाउन की व्यस्त सड़कों पर बिना किसी उद्देश्य के टहलना शुरू कर दिया। आम लोगों के अलावा उन्होंने भीड़ में कई समुद्री लुटेरों को भी देखा जो ग्रैंड लाइन यात्रा के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे। वो उनकी परवाह नहीं करता था, क्योंकि वे कोई अपमानजनक काम नहीं कर रहे थे और अपने काम से मतलब रखता था। वो अपनी कुछ चीजें खरीदना चाहता था। हकी का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण उपकरण, कपड़े और एक हथियार। वो कुछ समय से सोच रहा था कि अब समय आ गया है कि वो कोई हथियार चुने। वो हथियारों की तुलना में मुट्ठी का इस्तेमाल करने में अच्छा है, लेकिन कभी कभी हथियार रखना बेहतर होता है। वो अपने खाली समय में अभ्यास करता है। कौन जानता है कि ये काम आ जाए। शहर का भ्रमण करते हुए वो शहर के बीचों बीच स्थित फांसी के मंच पर पहुंचे। आज भी दुनिया भर से बहुत से लोग इस जगह को देखने आते हैं। गोल्ड डी रोजर एक समय इस दुनिया के शिखर पर था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो सबसे ताकतवर व्यक्ति है, जिसके पास सब कुछ था। अगर वो बीमार न होता तो व्हाइट बर्ड भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। ब्लेज रोजर की ताकत का सम्मान करता है। वो भी एक दिन इस दुनिया के शिखर पर पहुंच जाएगा। पीछे मुड़कर वो इप्पोन मात्सु की शस्त्र दुकान की ओर चला गया। यही जोरों को शापित तलवार सैंडाई कितेत्सु और युबाशरी मिली थी। ब्लेज वहां अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, क्योंकि ये दुकान 200 से ज्यादा सालों से चल रही है। हो सकता है कि वहां उसे कोई अच्छा हथियार मिल जाए। उसे शस्त्र दुकान तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। मूल समय रेखा के विपरीत दुकान में बहुत सारे समुद्री डाकू ग्राहक थे। उसने ये भी देखा कि इप्पोन मात्सु सभी को एक नकली मुस्कान के साथ अभिवादन कर रहा था। स्मोकर को इस द्वीप पर मरीन बेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद ही उसके पास मुश्किल से कोई ग्राहक आया। सिर हिलाते हुए ब्लेज ने दुकान में प्रवेश किया। उसके पास कई समुद्री डाकू ग्राहक थे जो ग्रैंड लाइन में प्रवेश करना चाहते थे। हालांकि जब से स्मोकर को द्वीप पर मरीन बेस का प्रभारी बनाया गया, तब से इप्पोन मात्सु के पास मुश्किल से कोई ग्राहक बचा था। दुकान में मुख्य रूप से तलवारें बेची जाती हैं, पुरानी और नई, लेकिन वे क्लब, कुल्हाड़ी, फ्लिंटलॉक, राइफल, कवच, खंजर, भाले आदि जैसे अन्य हथियार भी बेचते हैं। ईस्ट ब्लू के हथियारों में निश्चित रूप से अच्छी कारीगरी नहीं होगी या वे अच्छी सामग्री से नहीं बने होंगे, लेकिन ब्लेज के लिए यह पर्याप्त है, क्योंकि वो हथियार लड़ने के लिए नहीं बल्कि अभ्यास के लिए खरीद रहा है। ब्लेज ने आराम से दुकान में टहलते हुए हथियारों को देखा। अगर कोई हथियार उसका ध्यान खींचता तो वो उसे उठाकर आजमाता। सभी तरह के हथियारों का परीक्षण करने के बाद उसे कुल्हाड़ियां पसंद आई। हल्की और सादी तलवारों के विपरीत उसे ऐसी कुल्हाड़ियां पसंद है जो प्रभावशाली और भारी दिखें। एक निश्चित अर्थ में एस्केनर की शैली ने उसे प्रभावित किया, क्योंकि वे दोनों ही सूर्य प्रकार की क्षमता के उपयोग करता है। इसलिए ब्लेज को लगता है कि वो कुल्हाड़ी के साथ भी अच्छा लगेगा। लेकिन स्टोर में कुल्हाड़ियां बहुत कम थी और उन्हें कोई भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इप्पोन मात्सु को फोन किया और अपनी जरूरत बताई। उन्होंने अंत में एक वाक्य जोड़ा, पैसा मायने नहीं रखता। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, इप्पोन मात्सु की आंखें चमक उठीं और वो तेजी से दुकान के अंदर भागा। और 1 मिनट बाद वो एक गहरे चांदी के रंग का युद्ध कुल्हाड़ा लेकर आया। ब्लेज को कुल्हाड़ी देखते ही पसंद आ गई। ये एक दोधारी युद्ध कुल्हाड़ी थी, जिसमें 3 फुट लंबी धातु की भुजा थी, जबकि मूठ पर चमड़े की पकड़ थी। कुल्हाड़ी लेते ही उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। कुल्हाड़ी भारी थी, लेकिन एक हाथ में पकड़ने लायक थी और अच्छी लंबाई की थी। ये एकदम सही लग रहा था। कितना? 1 मिलियन बेरीज। ब्लेज ने मोलभाव में समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे उसके हाथ में 1 मिलियन बेरी रख दी और दुकान से बाहर चला गया।
हालांकि वो अमीर नहीं है, लेकिन उसके पास लगभग 1.5 मिलियन जामुन थे। जो व्यक्ति शक्ति के शिखर की तलाश में है, उसके लिए धन बेकार है। अगर उसके पास पैसे नहीं तो वो कुछ जामुन के लिए योग्यता अंक का आदान प्रदान कर सकता है। अभी उसके नाम पर कोई मेरिट पॉइंट नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक्सचेंज के लिए किया जा सकता है। अगर वो गलत नहीं है तो एक मेरिट पॉइंट 1 मिलियन बेरी के बराबर है। इपोन मात्सु के लिए वो अपने हाथ में 10 लाख जामुन पकड़े हुए वही खड़ा रह गया। वो अमीर है। अगर मेरे पास उसके जैसे बहुत सारे ग्राहक हो तो ये बहुत बढ़िया होगा। ब्लेज ने फिर दूसरी जरूरी चीजें खरीदनी शुरू कर दी। सारा सामान खरीदने के बाद वो बंदरगाह के पास रेजिस से मिलने गया, क्योंकि वो आज से वापस आने की योजना बना रहा था। सेनगोकू के अनुसार कार्यभार संभालने से पहले उन्हें लॉकडाउन बेस के वर्तमान मरीन कैप्टन को रिपोर्ट करना होगा। अब वो सिर्फ एक लेफ्टिनेंट कमांडर है, फिर भी उसे कुछ विशेषाधिकार मिले हैं क्योंकि वह मुख्यालय से है। यहां तक कि लॉकडाउन बेस का मरीन कैप्टन भी उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने रेजिस को गोदी में पाया। उसने एक मानक मरीन पोशाक और टोपी पहन रखी थी, जबकि उसके चांदी के बाल काफी आकर्षक थे। कैप्टन ब्लेज। जैसे ही उसने ब्लेज को देखा, वो आगे आया और औपचारिक रूप से सलामी दी। हाथ हिलाते हुए ब्लेज ने टिप्पणी की, आप सम्मान सूचक शब्द कब हटाएंगे? मैं तो बस एक लेफ्टिनेंट कमांडर हूं। बस मुझे मेरे नाम से बुलाए। हमारी पुरानी यूनिट में सब कैसे हैं? ब्लेज ने पूछा। उन सभी को अलग अलग इकाइयों में नियुक्त किया गया है, जबकि कुछ को नई दुनिया में स्थानांतरित किया गया है। वे ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा ब्लेसान, क्या आप आज फिर से शामिल होने की योजना बना रहे हैं? रेगिस ने पूछा, जबकि ब्लेज ने सिर हिलाया। आपको बस मरीन बेस पर अपने आगमन की सूचना देनी होगी, फिर हम जाने के लिए तैयार हैं। रेजिस ने कहा। ओ, इतना आसान? ब्लेज ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई। हाँ, जब आपने मुझसे संपर्क किया था तो मैंने कुछ दिन पहले मुख्यालय को आपके आगमन की सूचना दे दी थी। इसलिए आपके आने से पहले ही चालक दल और जहाज सहित सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। क्या यह हमारा जहाज है? ब्लेज ने रेगिस के पीछे देखा और देखा कि उनके पीछे एक छोटा सा मरीन जहाज खड़ा है। यह जहाज एक मानक मरीन जहाज से भी छोटा है। जहाज कहने के बजाय इसे कैरेवेल कहना चाहिए, क्योंकि ये गोइंग मेरी जैसा है। हाँ, रेजिस ने जवाब दिया। चूंकि आप लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, इसलिए हमें यही मिलता है। ब्लेसान, ये सबसे बुरा नहीं है। आपको हमारे लिए नियुक्त चालक दल को देखना चाहिए था। वे एक निराशाजनक समूह है। इसकी चिंता मत करो। ये पूर्वी नीला है, सभी नीले रंगों में सबसे कमजोर। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जहाज पर किस तरह के मरीन सैनिक तैनात हैं। अध्याय 73 प्राकृतिक ऊर्जा। अगले दिन मरीन बेस में अपने आगमन की औपचारिक सूचना देने के बाद ब्लेज उसे सौंपे गए छोटे मरीन जहाज पर चढ़ गया और उस निराशाजनक समूह से मिला जिसका उल्लेख रेजिस ने किया था। उसे और रेजिस को मिलाकर वे कुल 12 सदस्य थे और उनमें से ज्यादातर नाविक श्रेणी के सैनिक थे। उनमें से किसी का भी शरीर ठीक नहीं था। पेट फूला हुआ, दुबला पतला, छोटा, आलसी और अस्वस्थ। ये ब्लेज की पहली धारणा है। खैर, वैसे भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका इरादा समुद्री लुटेरों को पकड़ने का नहीं था। वो यहां अपना समय अपने हकी को प्रशिक्षित करने में बिताने जा रहा है। उनकी यूनिट ईस्ट ब्लू में घूमने और किसी भी समुद्री डाकू दल को देखने पर बेस को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। ब्लेज ने चालक दल के प्रबंधन और जहाज के नेविगेशन का काम रेजिस को सौंप दिया। वो बस बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक प्रशिक्षण लेना चाहता है। ब्लेज ने तब वर्तमान समय रेखा से मेल खाने वाली घटनाओं की यादों को याद किया, विशेष रूप से ईस्ट ब्लू। यदि वो गलत नहीं है तो शैंक्स 511 में फूशा गांव में पहुंचेंगे, लेकिन ये वर्ष के अंत के आसपास होना चाहिए और वो वहां लगभग 1 वर्ष तक रहेंगे। वो जानता था कि हकी उपयोगकर्ता मजबूत विरोधियों के खिलाफ लड़ते समय अधिक मजबूत हो जाते हैं। एक शक्तिशाली हकी उपयोगकर्ता के रूप में शैंक्स एक अच्छा स्पैरिंग पार्टनर होगा। लेकिन समस्या यह है कि ब्लेज को नहीं पता था कि शैंक्स कितना ताकतवर है। उसे उससे संपर्क करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शैंक्स के ईस्ट ब्लू में आने से पहले उसके पास 8 महीने से ज्यादा का समय है। यह ब्लेज पर निर्भर करता है कि वो कितना मजबूत बनता है। यदि वो कड़ी मेहनत करे तो उसे बाद वाले के खिलाफ जीत मिल सकती है। शैंक्स के अलावा उसे क्वीना की मौत भी याद है। जब वो मूल श्रृंखला में मरी थी तो ये सबसे दुखद क्षणों में से एक था। वो उसे इस बार अपने साथ मरने नहीं देगा। क्वीना की मृत्यु 1513 में होगी। उसके पास अभी भी ऐसा होने से रोकने के लिए समय है। इसके बाद ब्लेज ने सोचा कि अपनी ताकत को तेजी से कैसे बढ़ाया जाए। इसका आसान तरीका है सिस्टम टास्क को पूरा करना या कुछ उपलब्धियां हासिल करना। इस समय उनके टास्क बार पर केवल 2 कार्य थे। कार्य, हाओ शोकू नो हकी को पूरी तरह से मास्टर करें। समय सीमा 2 वर्ष। स्थिति अर्ध जागृत। पुरस्कार 5.0 संविधान प्लस 5.0 शैतान फल क्षमता प्लस 5.0 हकी अंक प्लस
5.0 निःशुल्क विशेषता अंक। टास्क 2 वन पंच मैन वर्कआउट। विवरण 750 दिनों तक प्रतिदिन 2000 पुशअप्स, 2000 सिटअप्स, 2000 स्क्वाट्स और 30 किलोमीटर दौड़ें। समय 750 दिन, 520/750। पुरस्कार 5.0 संविधान प्लस 5.0 शैतान फल क्षमता प्लस 3 निःशुल्क विशेषता अंक। दूसरे कार्य में उन्होंने पहले ही 520 दिन का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जबकि 230 दिन अभी भी शेष है। उसे वन पंच मैन वर्कआउट टास्क को समय पर पूरा करने का भरोसा है। हाओ शोकू हकी में महारत हासिल करने के लिए उसे बस 1 या 2 महीने की जरूरत है, क्योंकि वो पहले से ही इसे कुछ हद तक समझ चुका है। अपने हाकी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए उत्सुक ब्लेज ने बिना समय बर्बाद किए अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया, जबकि उनका समुद्री जहाज लॉकडाउन बंदरगाह से रवाना हुआ था। दिन उड़ गए। ब्लेज ने सुबह से लेकर रात तक प्रशिक्षण के लिए कड़ी मेहनत की। वो दिन की शुरुआत सुबह की धूप में नहाने से करता था। उसके बाद वन पंच मैन वर्कआउट करता था। उसके बाद वो दिन भर अपने आयुध और निरीक्षण हकी का प्रशिक्षण लेता था। शाम को वो ध्यान करता था और अपने विजेता के हकी का प्रशिक्षण लेता था। उनकी कड़ी मेहनत और लगन बेकार नहीं गई, क्योंकि उनकी हकी में हर दिन सुधार होता रहा। 4 महीने के लगातार प्रशिक्षण के बाद उनकी आर्मामेंट हकी पूर्णता तक पहुंच गई। अब वो अपने शरीर को हकी से पूरी तरह भर सकता है। सिर्फ अपनी भुजाओं को ही नहीं, वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हकी से भर सकता है। इतना ही नहीं, वो हकी की मात्रा को भी नियंत्रित कर सकता है। जहां तक उनके ऑब्जर्वेशन हकी का सवाल है, तो उन्होंने अपनी यूनिट के अन्य लोगों की मदद से उन्हें प्रशिक्षित किया। खास तौर पर रेगिस, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर अभ्यास करने में उनकी बहुत मदद की। कभी कभी ब्लेज निर्जन द्वीपों पर रुककर जंगली जानवरों के साथ प्रशिक्षण लेता था। कई बार तो उसने स्थानीय समुद्री राजाओं और समुद्री जानवरों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। अवलोकन हकी मुख्य रूप से किसी के इरादे या उपस्थिति को महसूस करना है। इरादे को तभी महसूस किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति किसी तरह की क्रिया या भावना दिखाता है, जबकि उपस्थिति को महसूस करना मुश्किल है। उपस्थिति या आभा व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन करती है। ये व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा या शक्ति का पता लगाने में भी सहायता करती है। ये क्षमता किसी को भी दूसरों को देखने की अनुमति देती है, भले ही वे दृष्टि से छिपे हों या स्वाभाविक रूप से देखने के लिए बहुत दूर हों। ब्लेज के मामले में वो दूसरों की गर्मी को समझ सकता है और महसूस कर सकता है। उसका अवलोकन हकी एक विस्तृत रेंज को कवर कर सकता है। गर्मी के हस्ताक्षर के आधार पर दूसरों को पकड़ सकता है और पहचान सकता है। जहां तक हाओ शोकू विजेता हकी की बात है, तो उन्होंने 4 महीने के प्रशिक्षण के बाद ही उनमें महारत हासिल की। उन्होंने भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि इसमें इतना समय लगेगा, क्योंकि उनका अनुमान था कि वे 2 महीने में इसमें महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने अवलोकन हकी में निपुणता हासिल कर ली। जब ध्यान के दौरान उन्हें अचानक अपने आसपास एक अलग तरह की ऊर्जा का एहसास हुआ। यह प्राकृतिक ऊर्जा है। ब्लेज ने इसे महसूस किया। क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरा संविधान सेंजू जैसा है? प्राकृतिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वायुमंडल में मौजूद होती है, जो दुनिया द्वारा ही उत्पन्न होती है। यह सिर्फ नारुतो दुनिया तक ही सीमित नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अन्य विश्वों ने प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करने का तरीका नहीं खोजा या सीखा। ब्लेज के लिए वो चाहे तो भी प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करना नहीं जानता। जैसे ही वो खुद को दुर्भाग्यपूर्ण महसूस कर रहा था, उसके आसपास एक बदलाव आया। उसके कुछ किए बिना ही आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा उसकी ओर उड़ी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उन्होंने उसकी सांस लेने की प्रक्रिया का अनुसरण किया और ब्लेज ने भी इसे नोटिस किया। जब वो सांस लेता है तो प्राकृतिक ऊर्जा हवा के साथ उसके शरीर में प्रवाहित होती है, और जब वो सांस छोड़ता है तो बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया के बाद उसके शरीर में इसका एक कतरा भी नहीं बचता। ये बात ब्लेज को हैरान कर गई। कुछ बार विश्लेषण करने के बाद उसने पाया कि प्राकृतिक ऊर्जा उसके शरीर में बस अंदर बाहर बहती रहती है और इससे उसे कोई लाभ नहीं होता। नहीं, कुछ तो होना चाहिए। ब्लेज प्राकृतिक ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि ये दुनिया में मौजूद एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। 2 दिन तक प्रयोग करने के बाद अंततः उन्हें अंतर महसूस हुआ, और ये इतना बड़ा था कि उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अध्याय 74 शक्ति में वृद्धि। ये परिवर्तन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से उपजा है। हर बार जब प्राकृतिक ऊर्जा उसके शरीर में अंदर और बाहर प्रवाहित होती है, तो वे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित करती है और उसके शरीर को थोड़ा बेहतर बनाती है। ये उनके शारीरिक गठन के लिहाज से बहुत मामूली था, लेकिन इसका उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। ये उनके असामान्य हकी रिजर्व का कारण भी हो सकता है। अब वो प्राकृतिक ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम हो पाया। इसका कारण ध्यान ही हो सकता है। वो तब से ध्यान कर रहा था जब से उसने हकी में प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। बेशक वो प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता
और सैनजुत्सु चक्र उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये कैसे किया जाता है। लेकिन प्राकृतिक ऊर्जा द्वारा लाया गया आश्चर्य उसे कई दिनों तक खुश रहने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जब वो प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करके ध्यान करता है तो उसके हकी पॉइंट हर दिन 0.1 बढ़ जाते हैं। हाओ शोकू हकी में निपुणता प्राप्त करने और कार्य पूरा करने के बाद उसके स्टेटस पैनल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कार्य: हाओ शोकू नो हकी को पूरी तरह से मास्टर करें। स्थिति: पूर्ण। पुरस्कार: 5.0 संविधान प्लस 5.0 शैतान फल क्षमता प्लस 5.0 हकी अंक प्लस 5.0 निःशुल्क विशेषता अंक। इनाम ने उसके गुणों को पूरी तरह से बदल दिया और उसकी लड़ाकू ताकत को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया। कुछ महीने पहले उसकी खूबियां कुछ इस तरह थी: हकी 15.3, संविधान 41.2, शैतान फल क्षमता 36.4। हर हफ्ते उसकी संविधान विशेषता में 0.2 अंकों की वृद्धि हुई, जबकि उसकी शैतान फल क्षमता विशेषता में 0.1 की वृद्धि हुई। इसलिए 4 महीनों के बाद वे क्रमशः 3.2 फीट और 1.6 फीट तक बढ़ गए। पुरस्कार के साथ उनकी संविधान विशेषता 41.2 से बढ़कर 49.4 हो गई, जो 50 फीट अंक तक पहुंचने से बस थोड़ा ही कम है, जबकि उनकी शैतान फल विशेषता 36.4 फीट से बढ़कर 23.0 फीट हो गई। जहां तक उनकी हकी की बात है तो इन 4 महीनों में उनकी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से वे हर हफ्ते 0.5 की दर से बढ़े। इनाम को जोड़ने पर वे 15.3 से बढ़कर 28.5 हो गए। ब्लेज की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है: नाम: ब्लेज हंट, व्यवसाय: मरीन, संविधान 49.4, शैतान फल क्षमता 43.0, हकी 28.5, निःशुल्क विशेषता बिंदु 7.0। प्राकृतिक ऊर्जा द्वारा लाया गया प्रभाव असाधारण है और उसके लिए बहुत बड़ा बढ़ावा है। ये सिर्फ इतना है कि ब्लेज को नहीं पता कि ये लाभ कितने दिनों तक काम करेगा, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह की चीज स्थायी नहीं होगी। कुछ समय बाद उसकी हकी पर प्राकृतिक ऊर्जा का प्रभाव निश्चित रूप से कम हो जाएगा। उसे इसका पूरा उपयोग तब तक करना होगा जब तक ये बना रहे। अचानक उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी, जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। ब्लेज ने चेक किया और एक नया टास्क देखकर हैरान रह गया। सिस्टम ने लंबे समय के बाद नया कार्य जारी किया। कार्य: डोंक विजोटे रोसिनांटे को बचाओ और वर्गों को मार डालो। समय: कोई नहीं। पुरस्कार: 1.0 संविधान प्लस 1.0 शैतान फल क्षमता। सिस्टम कार्य को देखते हुए ब्लेज सोच में पड़ गए और उन्हें रोसिनांटे और लॉ के बारे में सब कुछ याद आ गया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए रोसिनांटे को बचाना और वर्गों को मारना कोई समस्या नहीं होगी। नरक: वो डोफ्लेमिंगो से भी नहीं डरता, लेकिन ये एक अलग कहानी है अगर उसे डोन क्विजोट समुद्री डाकुओं के सभी सदस्यों का सामना करना पड़े। वो मिशन को गुप्त रूप से ही पूरा कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसे दूसरी बातों की भी चिंता करनी है। इस तथ्य के अलावा कि घटना 1511 में घटित होगी, उसे सटीक महीना और तारीख नहीं पता है। इसके अलावा जब वो ड्यूटी पर होता है तो वो ईस्ट ब्लू को छोड़कर नॉर्थ ब्लू में नहीं जा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इस बार सेंगोकू को सच में गुस्सा आ सकता है। उसे उत्तरी नीले रंग की यात्रा करने के लिए एक कारण की आवश्यकता है। चूंकि सिस्टम ने कार्य जारी किया है, इसलिए एक कारण हो सकता है। चलो प्रतीक्षा करें। ब्लेज को नहीं पता कि असली लड़ाई में उसका प्रदर्शन कैसा होगा। आखिरकार हकी सीखने के बाद उसने किसी हकी उपयोगकर्ता से लड़ाई नहीं की थी। उसका शरीर लड़ाई के लिए तड़प रहा है, इसलिए डोन क्विजोट समुद्री लुटेरों का सामना करने के विचार से ही वो उत्साहित हो जाता है। 2 महीने और बीत गए। इन 2 महीनों में सबसे बड़ा सुधार उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से आया, क्योंकि उनके हकी अंक धीरे धीरे बढ़े। वे 28.5 से बढ़कर 34.5 हो गए। उनका संविधान गुण 49.8 पर रुक गया। पिछले 2 हफ्तों के दौरान इसमें कोई वृद्धि के संकेत नहीं दिखे। कई दिनों तक विचार करने के बाद ब्लेज ने मुफ्त गुण बिंदुओं का उपयोग करके उन्हें 50 फीट तक बढ़ाने का फैसला किया। बूम! जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर में बहुत बड़ा और स्पष्ट परिवर्तन हुआ। उसके बाल लंबे हो गए और उसकी आंखों के चारों ओर सुनहरा रंग छा गया। वो पहले से ज्यादा लंबा हो गया है। उसकी लंबाई करीब 6.7 फीट है। उसके कंधे थोड़े चौड़े हो गए हैं। मांसपेशियां सही अनुपात में बढ़ गई हैं। लेकिन उसके दुबले शरीर में कोई बदलाव नहीं आया है। उनके शरीर में विस्फोटक शक्ति थी, जबकि उनके शरीर में अभूतपूर्व शक्ति का एहसास था। खास तौर पर उनकी जीवन शक्ति, उनका पूरा अस्तित्व ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरा हुआ था। उसकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि ने उसके शैतानी फल की क्षमता और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाया। ब्लेज ने अपने मन में सोचा, मैं अभी कितना मजबूत हूं। जैसे ही वो सत्ता के पल का आनंद ले रहा था, रेगिस ने दरवाजे पर हल्की दस्तक के साथ केबिन में प्रवेश किया। लेकिन ब्लेज के बदलाव को देखते हुए वो वही खड़ा रहा। कोई व्यक्ति एक ही रात में इतना कैसे बदल सकता है? रेजिस को यकीन था, ब्लेज कल रात सामान्य दिख रहा था। ब्लेज सान, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये अचानक ताकत बढ़ने के कारण हुआ था। बताओ, ब्लेज ने पूछा। हाँ, अपने विचारों से बाहर आकर और अपने उद्देश्य को याद करते हुए
उसने जल्दी से डेन डेन मुशी को ब्लेज को सौंप दिया और कहा, एडमिरल सेंगोकू ने फोन किया। वे आपसे कुछ बात करना चाहते थे। चूंकि आप प्रशिक्षण में व्यस्त थे, इसलिए मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। डेन डेन मुशी लेते हुए उसने सेंगोकू का नंबर डायल किया। पुरुपुरु, पुरुपुर, पुरुपुर, कच, सेंगोकू-सान, ब्लेज यहाँ, ब्लेज ब्रैट, ईस्ट ब्लू कैसा है? क्या ये तुम्हें पसंद है? सेंगोकू ने शांत स्वर में कहा, मैं बहुत ऊब गया हूं। अगर आप मुझे नई दुनिया में भेज दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। सेंगोकू-सान, ब्लेज ने जवाब दिया, तुम्हें नई दुनिया में भेजना युद्ध भड़काने के समान है। उफ, तुम्हारे लिए नई दुनिया में प्रवेश करना अभी बहुत जल्दी है, और ये मत भूलो कि तुम अभी भी अनुशासन में हो। हाँ हाँ, तो तुमने मुझसे संपर्क क्यों किया? सेंगोकू-सान, ब्लेज ने पूछा। उसे अंदाजा है कि सेंगोकू-सान ने उसे क्यों बुलाया। क्या आपके आसपास कोई है? ब्लेज ने रेगिस की ओर देखा और रेगिस बिना किसी शोर के कमरे से बाहर चला गया। ब्लेज ने फिर जवाब दिया, नहीं, आप खुलकर बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो। सेंगोकू ने फिर ओपे ओपे नोमी से संबंधित सौदे के बारे में बताया। मेरे पास खुफिया जानकारी है कि डोंग क्विजोटे समुद्री डाकू वहां होंगे। मुझे नहीं पता कि व्यापार कैसे लीक हो गया। सच तो यह है कि अगर मुझे पहले से ही यह बुरा अंदेशा न होता तो मैं इस मिशन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता। यह सुनकर ब्लेज के होंठ फड़क उठे। क्या मैं इतना अविश्वसनीय हूं? हाँ, तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम गुप्त रूप से द्वीप पर नजर रखो और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। ध्यान रहे, यह मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से एक अनौपचारिक अनुरोध है। यदि किसी को आपके ठिकाने का पता चल गया तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको मरीन से सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या मुझे ऐसे जोखिम भरे मिशन में भाग लेना होगा? तुम नहीं चाहते? सेंगोकू ने पूछा, ब्लेज के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए। वास्तव में ब्लेज केवल 2 विशेषता अंकों के लिए ऐसा नहीं करना चाहता था, जबकि वह उन्हें केवल एक स्थान पर प्रशिक्षण लेकर प्राप्त कर सकता था। और असली मुसीबत का कारण रोसिनेंटे है, जो सेंगोकू का गॉडसन है। एक पल सोचने के बाद ब्लेज ने ऐसा करने का फैसला किया। विशेषता अंक के लिए नहीं, बल्कि रोसिनेंटे को बचाने के लिए। वो देखना चाहता था कि एक बार जब वो उन्हें बदल देगा तो भविष्य कैसे विकसित होगा। डॉल्फेमिंगो के साथ खिलवाड़ करना मनोरंजक होगा। मैं ये करूंगा, ब्लेज ने उत्तर दिया, जबकि सेंगोकू ने उसे विस्तृत जानकारी दी। यह व्यापार आज से 2 सप्ताह बाद होगा। 1 सप्ताह पहले स्थान पर पहुंचे और स्थिति पर गुप्त रूप से नजर रखें। ठीक है। अध्याय 75, रोसिनांटे और कानून। मिनियन द्वीप। 1 सप्ताह बीत गया। सेंगोकू की सहमति के अनुसार ब्लेज साधारण नागरिक कपड़ों में सजेधजे द्वीप पर पहुंच गया। उसकी आंखों के नीचे सब कुछ एक हल्के भूरे रंग के दुपट्टे से ढका हुआ था, जो उसके चेहरे की विशेषताओं को पूरी तरह से छिपा रहा था। पूरा मिनियन द्वीप समुद्री लुटेरों से भरा पड़ा है, जिसकी कमान डाइस बैरल्स के पास है, और वो लगातार निगरानी कर रहा था। उसे चुपके से अंदर घुसने का रास्ता बनाना पड़ा। द्वीप पर कदम रखते ही ब्लेज के अवलोकन हकी ने पूरे द्वीप को कवर कर लिया और सभी की उपस्थिति को कैद कर लिया। उसे पता था कि रोसिनांटे नियत तिथि से 3 दिन पहले ही शैतानी फल चुरा लेगी, इसलिए उसे रोसिनांटे और लॉ के आने से पहले 3 दिन और इंतजार करना पड़ा। द्वीप पर बर्फीली जलवायु थी। ब्लेज को भूतहा शहर को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां डाइस बैरल का ठिकाना है। वो उनसे कुछ दूरी पर रुका और सेंगोकू को बुलाया। क्या हुआ? क्या तुम मिनियन द्वीप पर पहुंच गए हो? सेंगोकू ने कॉल रिसीव की और धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मैं उनके ठिकाने के पास हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं शैतानी फल लाऊं? मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या होगी। ब्लेज ने अपने विचार व्यक्त किए और पूछा, क्या तुम वहां क्यों गए थे? क्या किसी ने तुम्हें देखा? सेंगोकू ने जल्दी से पूछा। आराम करो, सेंगोकू-सान। सेंगोकू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मिशन गुप्त रखना था, इसलिए कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करना। कुछ दूरी बनाए रखना और इंतजार करना। अगर तुम्हें कुछ भी असामान्य लगे तो मुझे सूचित करना। ठीक है। 4 दिन बीत गए। ब्लेज इंतजार करते करते ऊब गया। आखिरकार उसकी हकी ने एक आकृति को देखा जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित हवेली की ओर भाग रही थी, जहां डाइस बैरल है। ये रोसिनांटे है। बाद में वह डीएस के घर के आसपास विस्फोट करता है और बिना आवाज किए हवेली को उड़ा देता है। अपनी शक्तियों के साथ रोसिनांटे बिना आवाज किए चुपके से अंदर घुस जाता है और बिना किसी की नजर में आए ओपी नोमी चुरा लेता है। उसने अपनी शैतानी फल क्षमता शांत से सभी को मूर्ख बना दिया। जैसे ही वो फल पाकर खुश होता है, वो गलती से बर्फ पर फिसल जाता है और डाइस के आदमियों द्वारा घेर लिया जाता है। ब्लेज ने सब कुछ देखा, लेकिन वो मदद के लिए नहीं दौड़ा, क्योंकि वह जानता था कि कोराजोन सफलतापूर्वक बच निकलेगा। विस्फोट और आग ने मरीन का ध्यान खींचा। वाइस एडमिरल त्सुरु ने शिकायत की और सेंगोकू को सूचित किया। सेंगोकू के लिए उन्होंने सोचा कि यह ब्लेज के कारण हुआ था और जल्द ही उसे बुलाया। दूसरी ओर ब्लेज को पता था कि सेंगोकू उसे क्यों बुला रहा है। जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, एक गरजती हुई आवाज आई।
ब्लेज, क्या मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा था? ये मैं नहीं हूं। किसी ने डाइस बैरल से ओपी ओपी नोमी चुरा लिया है और हंगामा उसी के कारण हो रहा है। ब्लेज ने जवाब दिया। क्या? कौन है वो? क्या तुमने उसका रूप देखा? हाँ, उसके बाल सुनहरे थे। फिर ब्लेज ने रोसिनांटे की विशेषताओं और उसकी शैतानी फल क्षमता शांत का वर्णन किया। दूसरी तरफ सेंगोकू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। रोसिनांटे, क्यों? मुझे मत बताओ। उसे अचानक रोसिनांटे और एम्बर लीड सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित बच्चे के साथ हुई बातचीत याद आ गई। उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। रोसिनांटे चाहती है कि बच्चा ओपी ओपी नोमी खाए। ब्लेज, मैं उसे जानता हूं। वो एक अंडरकवर मरीन है। चाहे कुछ भी हो, उसे वापस लाओ। ये कहते हुए सेंगोकू ने कॉल समाप्त कर दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोसिनांटे, जिसे वो अपना बेटा मानता है, उसे धोखा देगा। हालांकि उनके पास एक कारण था कि ये सही को गलत नहीं ठहराता। दूसरी ओर रोसिनांटे ने समुद्री लुटेरों को हराया और लॉ के स्थान की ओर दौड़ा। ब्लेज ने चुपचाप उसका पीछा किया। उसने दूसरे पक्ष से ओपे ओपे नो मी को जब्त करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि इससे लॉ की मौत हो जाती। वो केवल वर्गों के आने के बाद ही हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है। उसे रंगे हाथों पकड़ना मजेदार होगा। रोसिनांटे ने लॉ के विरोध के बावजूद उसे जबरदस्ती फल खिला दिया। उसके बाद रोसिनांटे अपनी चोटों के कारण जमीन पर गिर जाता है और लॉ को आश्वासन देता है कि फल से वो खुद को ठीक कर सकता है। रोसिनांटे के कहने पर लॉ अपने हाथ में एक खुफिया पत्र लेकर उस क्षेत्र से निकल पड़ा और उसे मरीन को सौंपकर मदद मांगी। ब्लेज लॉ के पीछे नहीं गया और उसके वापस आने का इंतजार किया, क्योंकि वह जानता था कि वो वापस आएगा। करीब 15 मिनट बाद लॉ को वर्गो द्वारा ले जाया गया, जो कोराजोन को यहां देखकर चौंक गया था। रोसिनांटे भी आश्चर्यचकित था और गलती से उसने वर्गो को अपनी आवाज बता दी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा ब्लेज को याद है। रोसिनांटे की उपस्थिति पर संदेह होने के कारण वर्गो रोसिनांटे के विरोध के बावजूद लॉ द्वारा उसे दिए गए खुफिया पत्र की जांच करने का निर्णय लेता है। पत्र पढ़ने के बाद वो रोसिनांटे के चेहरे पर एक क्रूर लात मारता है। लॉ वर्गो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेपरवाह था और उसे अपनी पकड़ में जकड़ लेता है। लॉ को दूर फेंककर वर्गो ने एक बार फिर रोसिनांटे पर ध्यान केंद्रित किया। वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मरीन को पत्र मिल गया तो डोफ्लेमिंगो परिवार द्वारा बनाई गई सालों की योजना बर्बाद हो जाएगी। अब मेरे प्रवेश का समय आ गया है, ब्लेज ने सोचा और अपनी उपस्थिति प्रकट की। ऑब्जर्वेशन हकी के साथ उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए वर्गो ने उसकी दिशा में देखा और चिल्लाया, कौन? ताली, ताली। ब्लेज हाथ ताली बजाते हुए आगे आया। वर्गो को देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, वर्गो, बहुत दिनों से मिले नहीं, तुम कैसे हो? ब्लेज, वो यहां क्या कर रहा है? उसने सब कुछ देख लिया, वर्गो ने खुद से कहा, और एक पूर्व साथी की तरह बिना किसी दया के ब्लेज पर हमला कर दिया। क्या आप इस तरह से मेरा स्वागत कर रहे हैं जब मैं काफी समय बाद मिल रहा हूं? ब्लेज ने वर्गो के हकी चालित प्रहार से बचते हुए फिर से पूछा। इससे पहले कि वर्गो फिर से हमला कर पाता, उसके पेट पर एक जोरदार वार हुआ। उसने अपने हाथों से हमले को रोक दिया, लेकिन ब्लेज की किक ने उसकी हकी रक्षा को तोड़ दिया और उसे पीछे फेंक दिया। इस अप्रत्याशित घटना ने रोसिनांटे और लॉ दोनों को चौंका दिया, खास तौर पर रोसिनांटे को, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सर्वशक्तिमान वर्गो एक ही झटके में परास्त हो जाएगा। स्थिति का फायदा उठाते हुए रोसिनांटे ने लॉ को पकड़ लिया और उस क्षेत्र से भागने की कोशिश की, लेकिन ब्लेज के अगले शब्द ने उसे रोक दिया। परेशान मत हो, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। इसके अलावा मुझे सेंगोकू-सान ने तुम्हें वापस लाने के लिए भेजा था। अब क्षेत्र के चारों ओर एक शोर क्षेत्र बनाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़ाई दूसरों का ध्यान आकर्षित करे। आखिरी हिस्सा सुनकर रोसिनांटे चौंक गया। उसे मेरी शैतानी फल की क्षमता के बारे में कैसे पता चला? क्या सेंगोकू-सान ने उसे बताया था? फिर भी उन्होंने वैसा ही किया जैसा ब्लेज ने कहा था, क्योंकि ब्लेज उनके पक्ष में है। उस समय वर्गो ने हमले से उबरकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ब्लेज की ताकत ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया और उसे चौंका दिया। आखिरी बार इसका सबसे अच्छा सबूत है। उसकी हकी पूरी तरह से दूसरे पक्ष से अभिभूत थी। वर्गो को पता था कि वह दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर सकता। आप मजबूत हो गए हैं, वर्गो ने टिप्पणी की। मेरे विपरीत, तुम हमेशा मजबूत थे, लेकिन इसे छिपाते थे। आज ही मुझे इसका कारण पता चला। ब्लेज ने बिना किसी बदलाव के झूठ बोला।